नमस्कार दोस्तों। आज मैं अंबेडकर जी के बारे में कुछ तर्कसंगत विचार आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ, वही अंबेडकर जी जिनके बारे में आप कुछ बोलिए तो आपकी ज़बान को इस तरह से मसल दिया जाएगा, जैसे आपने एक बहुत बड़ा देशद्रोह कर दिया। हर कोई जानता है कि सच्चाई क्या है, लेकिन कहने से इतना डरते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री की भी हिम्मत नहीं है कि अंबेडकर के ऊपर कोई तर्कसंगत बात कही जाए। इनके अनुयायियों का एक हुजूम है जो आपको सच बात कहने से पहले ही मनुवादी हैं, आप दलित विरोधी हैं, आप राष्ट्र विरोधी हैं जैसी संज्ञाओं से नवाज देगा। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, आप भी सोचिए, और अगर आपको कोई फैक्ट गलत लगता है, तो आप गाली-गलौच के साथ या बिना गाली-गलौच के जैसे चाहें, आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि अंबेडकर जी जब स्कूल में पढ़ते थे, तो इनको स्कूल में पानी नहीं पीने दिया गया। या ये कहिए कि इनके लिए एक अलग से मटका लगा, यानी कि स्कूल में पढ़ने नहीं दिया गया। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि इनके पिताजी भी अंग्रेजी जो सेना थी, उसमें सूबेदार थे। और सूबेदार का पद कोई ऐसा पद नहीं होता है कि जो बिना पढ़े किसी व्यक्ति को मिल जाए, यानी कि इनसे पहले भी इनके पिताजी पढ़ चुके थे। तो ये कहना कि इनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया गया, ये बहुत गलत है। पढ़ने भी दिया गया होगा, पानी भी पीने दिया गया होगा, लेकिन अपने आप को हाइलाइट करने के लिए इन्होंने बोला कि नहीं साहब, हमें पानी नहीं पीने दिया, हमारे लिए एक अलग मटका रखा गया। यानी कि यहीं से इनके दिमाग में आरक्षण की नींव पड़ गई कि उस आरक्षण की नींव को बनाने के लिए इन्होंने एक मटके का सृजन किया कि ये मटका हमारे लिए था, यानी कि ये अब इसमें पानी हम ही पिएंगे। जो एक सेपरेट इलेक्ट्रोलर का इनके मन में विचार आया, वो भी शायद इसी मटके का कॉन्सेप्ट था। कुल मिला के ये था कि ये एक ऐसा झूठ है जिस पर अगर आप तर्कसंगत रूप से विचार करेंगे, तो आपको कहीं नजर नहीं आएगा कि किसी स्कूल में ऐसा भी हो सकता है। और वो भी उस समय जिस समय देश गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, और जिनके पिताजी खुद आर्मी में एक अफ़सर हो, या जो भी कोई किसी भी पद पर हो, उनके बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है। दूसरी कहानी ये कहा जाता है कि इनको संस्कृत नहीं पढ़ने दी गई। चलिए मान लेते संस्कृत नहीं पढ़ने दी गई, तो सवाल दूसरा ये उठता है कि जब संस्कृत पढ़ने नहीं दी गई, तो इनको मनुस्मृति में लिखी हुई संस्कृत में बातें कैसे समझ में आ गई? किस बिहाफ़ पे इन्हें लगा कि मनुस्मृति में शूद्रों के लिए बुरा-बुरा लिखा गया जिसको इन्होंने जला दिया। अब यहाँ पर मैं एक बात और करना चाहूँगा कि जब बात आई है मनुस्मृति जलाने की, तो उससे पहले कहा जाता है कि इनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया गया, इनको इनको फाइल फेंक के दी जाती थी, ये सब था। तो साहब एक सवाल ये उठता है कि जो ये कोट पैंट पहन कर के पूरे देश दुनिया में घूमते थे, ये सिलता कौन था? कोई ना कोई दर्जी ही तो होगा जो सिलता होगा। तो अगर इनके लिए कोट पैंट सिले जाते थे, तो डेफ़िनेटली इनका नाप भी लिया जाता होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि नेहरू जी के नाप के कपड़े पहना दिए जाते हैं उनको। यानी कि इस तरह के अछूतों जैसे व्यवहार की भी ये कल्पना जो है कपोल कल्पित है, जिसको कि एक 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 टारगेट बना करके पेश किया गया कि कैसे भी एक नैरेटिव सेट हो जाए कि जिस समय आरक्षण की माँग की जाए, उस समय कोई उँगली ना उठाए। और हिंदू जो सवर्ण जाति के लोग होते हैं, वो स्वभाव से ही बहुत दयालु और भावुक किस्म के होते हैं। अगर उनको ये बताया जाए कि तुम्हारे पिताजी ने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया था, तो वो वैसे ही द्रवित हो जाते हैं। तो इनके ये नैरेटिव ऐसे सेट किए गए कि जिस समय उन्होंने आरक्षण की बात की, तो किसी ने विरोध नहीं किया, बोले ठीक है भाई, तुम ले लो, खुश रहो। अब आती है बात कि ये इनके साथ भेदभाव हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इनको विदेश पढ़ने किसने भेजा? इनको विदेश पढ़ने के लिए राजा साहब ने भेजा। इन्होंने कहीं भी उन राजा साहब के प्रति सम्मान व्यक्त नहीं किया। जितना भी इनका लेख है, उसमें इन्होंने यही साबित करने की कोशिश की कि इनके ऊपर सवर्णों ने अत्याचार किया। इतना अत्याचार कि इनको जान से मारने की कोशिश की। जब ये विदेश से पढ़ के वापस आए, तो इनको कमरा किराए पे नहीं दिया गया। ये बोला गया कि आप अछूते, आपको कमरा नहीं मिलेगा। यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर ये बताया गया कि सवर्ण जो थे, वो इनकी जान के पीछे पड़ गए जब उनको पता चला कि इन्हें कहीं कमरा मिल गया है, और उन्होंने वहाँ जात छुपाई।
सवर्ण इनको जान से मारने के लिए इसलिए उतारू हो गया कि ये अछूत है। यानी कि वो सवर्ण इतना सक्षम था कि अंग्रेजी ज़माने में भी मार कुटाई कर सकता था और उसे कानून का डर नहीं था। तो साहब जिस सवर्ण समुदाय को कानून का डर नहीं था, तो जिस समय ये साहब मनुस्मृति को जला रहे थे, जो कि सवर्णों के सम्मान का प्रतीक है, किसी सवर्ण ने इनके ऊपर हमला नहीं किया। यानी कि मकान किराए पे लेने पर हमला हो रहा है, लेकिन आप मनुस्मृति जला रहे हैं जो सवर्णों के सम्मान का प्रतीक है, तब आपके ऊपर किसी ने हमला नहीं किया। कोई एफआईआर कहीं नहीं है कि भाई उस समय कम्युनल क्लैश हुए हो कि इनके साथ लाखों दलित थे तो भाई उन्होंने साथ दिया इसलिए सवर्ण डर गया हो। देखिए सवर्ण क्यों डरेगा? सवर्ण तो बहुत बाहुबली है, उसने तो अंग्रेजों के टाइम में भी मंगल पांडे जैसे बाहुबली ने अंग्रेज अफसर को गोली मार दी थी। तो डरने की बात तो है ही नहीं। यानी कि ये भी एक कपोल कल्पना है कि सवर्णों ने इनके कमरा किराए पे मिलने पर इनके ऊपर जानलेवा हमला। तीसरा फैक्ट हम जो अक्सर बचपन से हम लोगों को गुट्टी पिलाई जाती है कि संविधान के जनक हैं, संविधान के निर्माता हैं। तो बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है भैया कि उस समय नैरेटिव सेट हो गए थे, किसी ने चूँ-चाँ की नहीं तो जो जो मनाया सो उसे उपाधि दे दी। चाहे रवींद्रनाथ टैगोर को देने की हो, गुरुदेव की या महात्मा जी को, गांधी की, चाहे किसी को कुछ भी दे दो, घरमानी मनमानी चल रही, ठीक है? आप एक चीज़ गौर करिएगा कि जिस समुदाय को ये सबसे ज़्यादा वरीयता देते थे, वो समुदाय इनकी नज़र में अनपढ़ था उस समय, पढ़ा-लिखा नहीं। मैं भी अगर कोई चीज़ लिखूँगा, कहानी लिखूँगा, किताब लिखूँगा, तो उस भाषा में लिखूँगा जिसे मेरे समाज के लोग तो समझ सकें। पूरा संविधान इंग्लिश में लिखा गया, जबकि भारत की उस समय 90% 70 तो मान ही लो 70% आबादी ऐसी थी जिसको जो पढ़ी-लिखी नहीं थी। तो डेफ़िनेटली संविधान की भाषा ऐसी होनी चाहिए थी कि जो जन सामान्य समझ सके। जो व्यक्ति आसानी से समझ सके, ना कि इतनी क्लिष्ट कि उसे समझने के लिए हमें किसी पढ़े-लिखे वकील, बैरिस्टर की आवश्यकता है। जैसे रामचरितमानस को तुलसीदास ने जनसामान्य की भाषा में लिखा। तुलसीदास जी संस्कृत के विद्वान थे, चाहते तो संस्कृत में लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने उस रामचरितमानस की रचना जनसामान्य के लिए की थी और इतनी सुंदर, सहज और सरल भाषा में की थी कि आज भी शायद ही कोई व्यक्ति जिसे 1 या 2 चौपाई याद ना हो और संविधान जिसका निर्माता हम ऐसे व्यक्ति को मानते हैं जो ये बोलता है कि हम ऐसे समाज से हैं जहाँ शिक्षा का बहुत अभाव है। उसने ऐसी भाषा में रचना की कि उसके समाज के लोग ही नहीं समझ पाए और आज भी जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनको भी महीनों लग जाते हैं संविधान को समझने में। तो साहब संविधान के जनक कहने का जो ये भ्रम है, ये आप तोड़ सकते हैं ये सोच करके कि संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम का ही कॉपी पेस्ट है और उस कॉपी पेस्ट को करने में भी 2 साल से ज़्यादा समय लगा। ऐसे तो विद्वान हैं। चलिए, अगली बात करते हैं पूरे देश के नागरिकों को समानता से देखते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। जिस समय भारत की पूरी जनता, बच्चा, बूढ़ा और जवान सारे लगे हुए थे कि अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएं, उस समय भी ये साहब अंग्रेजों से बात कर रहे थे। अंग्रेजों से बात कर रहे थे बल्कि अपनी निष्ठा प्रकट करके दिखा रहे थे, जो कि मैं अपने शब्दों में नहीं बोलूँगा, मैं आपको भारत सरकार के पोर्टल पर जो डॉक्टर अंबेडकर की वेबसाइट बनी हुई है, वहाँ पर इनका वाङ्मय दिखाता हूँ, जो इन्होंने 14 मार्च 1946 को भेजा था और आप उसकी भाषा को पढ़ कर के समझ सकते हैं कि किस तरह की विचारधारा इनकी थी। ये देखिए डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग्स डॉट ओ आर जी डॉट जी ओ वी डॉट इन है, यानी कि आप इसको मान सकते हैं कि ये भारत सरकार की वेबसाइट है। ये अशोक स्तंभ लगा हुआ है। ये आपका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कलेक्टेड वर्क फ्रॉम डॉक्टर अंबेडकर बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। दिस वेबसाइट बिलोंग्स टू डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि इसमें जो तथ्य लिखे होंगे आप उनको तोड़ मरोड़ नहीं सकते, यानी कि वो तथ्य बिल्कुल ही प्रमाणिक है। डॉक्टर अंबेडकर का राइट ऑनरेबल श्री ए बी अलेक्जेंडर सदस्य कैबिनेट मिशन को पत्र 22 पृथ्वीराज रोड नई दिल्ली 14 मार्च 1946। ये इन्होंने अपनी कहानी लिखी। मैं सिर्फ मूल रूप से आपको उस संख्या पर ले जाना चाहता हूँ जो कि एक बहुत ही क्लैरिटी आपको देगी
मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि ब्रिटिश का अनुसूचित जातियों के प्रति नैतिक दायित्व है। नैतिक दायित्व क्यों है भाई नैतिक दायित्व? सभी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति उनके नैतिक दायित्व हैं, परंतु ये दायित्व कभी भी उस नैतिक दायित्व से आगे नहीं बढ़ सकते जो उन्हें अछूतों के संबंध में निभाना है। यानी कि कुछ हमने आपके लिए विशेष किया था। क्या किया था? यह दुख की बात है कि कुछ ब्रिटिश लोग ही इससे अवगत हैं और कितने कम लोग इसे निभाना चाहते हैं। यानी कि हम आपके प्रति निष्ठावान हैं, आप हमें भूल रहे हो। पढ़िए आगे। भारत में ब्रिटिश शासन का अस्तित्व अछूतों द्वारा की गई सहायता पर निर्भर है। आप देखिए, अस्तित्व अछूतों द्वारा की गई सहायता पर निर्भर है। अनेक ब्रिटिश लोग यह सोचते हैं कि भारत पर विजय क्लाइव, हेस्टिंग, कूट्स और इसी प्रकार के अन्य सेनापतियों द्वारा हुई है। इससे अधिक गलती और नहीं हो सकती। भारत पर विजय भारतीयों की सेनाओं द्वारा हुई। भारत पर विजय भारतीयों की सेनाओं द्वारा हुई है और जो भारतीय इस सेना में थे, वो सभी अछूत थे। यानी कि आप समझिए कि जिस समय विदेशी अंग्रेजों ने भारत पर हमला किया, उस समय जो भारतीय सेनाओं में अम्बेडकर द्वारा बताए हुए लोग थे, इन्होंने तत्कालीन भारत के साथ देशद्रोह किया। ब्रिटिश शासन भारत में कभी भी संभव ना हो पाता यदि अछूतों ने ब्रिटिश लोगों की भारत पर विजय पाने में सहायता ना की होती। कितना क्लियर लिखा गया है। इसको पढ़ने के बाद भी अगर आप ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति देश प्रेमी था, देश के सभी नागरिकों को समान समझता था, तो शायद आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। प्लासी के युद्ध को ही लीजिए। इस युद्ध में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ हुआ, या किर्की की लड़ाई को देखिए जिसने भारत पर विजय को पूरा कराया। इन दोनों ही भाग्य निर्णायक लड़ाइयों में जो सैनिक ब्रिटिश के लिए लड़े वे सभी अछूत। देखिए किस तरह से अपने ही देशद्रोह के झंडे गाड़े जा रहे हैं और कृतज्ञता प्रकट की जा रही है कि आप जा तो रहे हो मालिक, हमारे लिए कुछ करके जाओ। ऐसे व्यक्ति को हमने संविधान का जनक कहा। पहला इनको विधि मंत्री बनाया गया है, तो हमने वास्तव में अपने देश के साथ धोखा किया। अब ये निर्णय आपको लेना है कि हम ऐसे व्यक्ति को सम्मान दें या ऐसे व्यक्ति को हम नकार दें। इनकी सवर्णों के प्रति घृणा जग जाहिर है। इन्होंने संविधान सभा में भी खुल के कहा कि अगर मुझे देश की आज़ादी और दलितों के हित में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं दलितों का हित चुनूँ। बहुत अच्छी देश की आज़ादी। लेकिन बात तो के देश के साथ द्रोह की है कि देश गुलाम किनकी वजह से हुआ। देश गुलाम जिनकी वजह से हुआ, हम आज उन्हीं लोगों को ये कह करके आरक्षण दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार हुआ, जबकि देश के गुलामी के सच्चे कर्णधार तो यही लोग थे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिएगा। हो सकता है कुछ अम्बेडकरवादी गाली-गलौज भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। देश के लिए सब सहा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।